लेक्चर को, इस वीडियो को। लघुत्तरीय क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स का पॉलिटिकल साइंस का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें। बोला गया है किन्हीं दो प्रावधान का जिक्र करना है, किन्हीं दो प्रावधान के बारे में बताना है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है उसके दो प्रावधान को बताएंगे। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करते हुए पहला कारण भाते हैं कि, यानी पहला कारण यह है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए किन दो कारण का प्रावधान यह है कि, यानी कि पहला प्रावधान यह है कि भारत कोई अपना धर्म नहीं है। भारत जो है इसका कोई अपना धर्म बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एवं दूसरा कारण यह बताता है कि देश के सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने का अधिकार दिया गया है। यानी कि इस देश में, भारत में कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानकर आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, कोई यहाँ मनाही नहीं है। किसी का मन है तो इस्लाम धर्म को कबूल कर रहा है, कोई हिंदू धर्म मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, कोई क्या मान रहा है, इसमें कोई मनाही नहीं है इस देश में, ठीक है। तो आशा करते इस पॉइंट को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। बोला कि श्रीलंका और भारत में जो सामाजिक विभाजन है उसका आधार क्या है, उसका मेन मकसद क्या है, ठीक है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। बोला कि श्रीलंका में जो विभाजन है वो क्या है, सामाजिक विभाजन जो है भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर हुआ है। भाषा के आधार पर भी हुआ है और क्षेत्र के आधार पर भी हुआ है। जबकि भारत में सामाजिक विभाजन कई रूपों में है। हमारे भारत में जो विभाजन है सामाजिक का वो कई रूपों में है। पहला रूप क्या है, भाषा के आधार पर भी बांटा गया, इसको क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, संस्कृति के आधार पर बांटा गया, धर्म के आधार पर बांटा गया और जाति अर्थात जाति और लिंग के आधार पर भी बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक विभाजन है। यानी क्या हम कह सकते हैं कि भारत में जो विभाजन है वो सामाजिक विभाजन है। क्लियर है, समाज के आधार पर बांटा गया है। क्लियर यहां तक है। आशा करता आप लोग को यहां तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट देर नहीं कीजिए। नीति क्या है और देखिए कब कब पूछा गया, ध्यान दीजिए। नीति क्या है ना। भाषा नीति के बारे में यह कहा गया है, मतलब भाषा नीति के बारे में यह कहा गया है। यानी क्वेश्चन बोला है भाषा नीति क्या है, भाषा नीति के बारे में यह कहा गया, यह बोला गया, यह बताया गया है कि भारत की वास्तव में एक विविधतापूर्ण देश है। क्या बोला गया है कि भारत जो है वास्तव में एक विविधतापूर्ण देश है जहां 114 से अधिक प्रमुख भाषाएं का प्रयोग होता है। यानी कि प्रमुख मेन रूप से जो इंपोर्टेंट भाषा है लगभग 114 भाषा से अधिक का भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। जो इंपोर्टेंट भाषा है, भाषा बहुत सारा है, ठीक है। इनमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, कि सभी को इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाएं विरासत को समृद्ध बनाते हैं। बोला कि ये सब जो है हमारी भाषाएं विरासत को समृद्ध अर्थात मजबूत बनाने का काम करती है तथा उन्हें एक साथ विकसित होने में मदद करते हैं। भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी है। सॉरी, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। यानी भारत जो देश है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, वो हिंदी है, ठीक है। तो आशा करते यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। समझिएगा, सत्ता की साझेदारी का अर्थ है कि शासन में समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करना चाहिए। देखो, मतलब सत्ता में साझेदारी का अर्थ यह होता है, क्या होता है कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ शासन में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
यानी कि शासन जो हो रहा है उस शासन में सभी को समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी को समान प्रतिनिधित्व, सभी को समान नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, विभिन्न सामाजिक दलों में सत्ता को विभाजित करता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा के अनुसार शासन होता है। हमारे देश में क्या है, हम खुद राजा बनते हैं, हम खुद शासक बनते हैं और खुद राज्य करते हैं। इसको बोलते हैं लोकतंत्र, यानी किसी लोग को चुनते हैं, वो लोकतंत्र का लाया, जिनमें सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव के बिना, मतलब भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। देखो क्या बोला गया है कि जिसमें, बोला कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, साझेदारी है, जिसमें साझेदारी, किसमें, साझेदारी में सांस्कृतिक तथा भाषा के भेदभाव, सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के आधार पर सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इस वीडियो को सभी लोग एक बार जोर लगाकर शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी ठोक दीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता का मतलब समझ ही गया होगा। लैंगिक असमानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर समानता। ठीक है, लिंग के आधार पर असमानता। लिंग बुझते हो, लिंग बुझ गया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जननी अथवा मर्द, बुझा होगा ना, अब तो बुझ गया होगा, जननी अथवा मर्द, स्त्री और पुरुष, है ना। तो इस पर लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ये असमानता क्या है? लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक असमानता कहलाता है। समझो, लिंग के आधार पर जो किए जाने वाला भेदभाव है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। बात समझा? लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से है। लिंग का अर्थ क्या होता है? जननी अथवा मर्द से है। ठीक है, क्या आप लोग देहात के इसलिए बोल रहे इस चीज को समझते होंगे, स्त्री एवं पुरुष से है ना, पुरुष अर्थात महिला से है। ठीक है, आज वर्तमान समय में लड़कों के अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। सही बात है भाई, क्योंकि अभी के समय में लड़कों को ज्यादा लाड प्यार दुलार दिया जा रहा है उसका माता पिता के अनुसार। उसका माँ अपने बेटे को कोटा भेज दे रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी को अपने सरकारी स्कूल का नसीब नहीं होने देता है। ऐसा होता है ना, होता है। उस बेटी को सरकारी स्कूल में, बेटा को कोटा में पढ़ा रहा है। क्या ये लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना। जैसे खान पान हो गया, शिक्षा संस्थान हो गया, लालन पोषण हो गया। सही बात है, पालन पोषण हो गया। खान पान में भेदभाव होता है, बेटा को चाउमीन बर्गर पिज्जा खिला रहा है ना, 1 किलो को दूध पिला रहा है, लेकिन बेटी को सूखल सतुआ मिल रहा है। और शिक्षा संस्थान मतलब शिक्षा बतेबे किए, बेटा को कोटा में, बेटी को सरकारी स्कूल में। और लालन पालन, पालन पोषण में भी कमजोरी होता है। क्लियर यहाँ तक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का राज्य का मतलब यह होता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि जो राज्य किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, बोला गया है धर्मनिरपेक्ष, माने धर्म को, किसी एक धर्म को मानने वाला राज्य नहीं है, वो किसी एक धर्म को मानने वाला राज्य नहीं है। सुनो, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि जो किसी विशेष राज्य, जो राज्य किसी विशेष धर्म को, किसको? धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, यानी ये कभी नहीं कहता है कि हमारे देश के धर्म यही है, हमारे राज्य के धर्म यही है। किसी धर्म, एक धर्म के बारे में बोला नहीं जाता है, सभी धर्म की मान्यता होता है। इसको क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। एवं सभी धर्म के साथ एक समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। यही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है।
ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब कोई राज्य, मान लीजिए बिहार है, क्या बिहार में एक ही धर्म वाले लोग रहते हैं क्या? नहीं, अलग अलग धर्म वाले भी लोग रहते हैं। चल जाओ गुजरात, वहां भी अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं। क्या सबका समान अधिकार है, समान सब चीज है? ऐसा थोड़ा ना है कि जो अलग धर्म का उसको अलग मान्यता दिया है, किसी अलग धर्म का अलग मान्यता दिया, ऐसा नहीं है। सभी धर्म वाले को मान्यता समान प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? अर्थात समाज के विभाजन से आप क्या समझते हैं? समाज का विभाजन कितने तरह से किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, इसके बारे में जानना है। समाज का विभाजन जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना होता है। देखो, समझना है कि सामाजिक का जो विभाजन हुआ है कैसे हुआ है? जाति के आधार पर हुआ है कि भाई तुम फलना जाति को हो, तुमको ऐसे चलना पड़ेगा। आप नीचे कास्ट को हो, तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। बहुत सारा भेदभाव अपनाया जाता है। धर्म के आधार पर भी होता है, रंग के आधार पर, भाई तुम गोर हो तुम अलग रहो, तुम कार है तुम अलग रहो, गोर गोर वाले एक साथ, कार वाले एक साथ, है ना, गोरा कारा बोलते हो ना। क्षेत्र के आधार पर भी भेदभाव होता है, विभाजन होता है। आदि आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना होता है। आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं, यानी आपस में जो संघर्ष, झगड़ा, लड़ाई होता है, इसी को क्या बोलते हैं? सामाजिक विभाजन कहते हैं। अर्थात हमारे बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हो गया 2000 ईस्वी को। उन्होंने क्या किया? संघर्ष किए। हम झारखंड राज्य क्या थे? हमारे पड़ोसी, हमारे एक सदस्य था, है ना। झारखंड राज्य बिहार का एक सदस्य था, एक इसी में रहने वाले लोग थे झारखंड वाले लोग। तो उन्होंने क्या किया? झगड़ा किए, झगड़ा करके और करने के बाद में मैंने बिहार से झारखंड को अलग कर लिया 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हुआ? आपसी सामाजिक विभाजन हुआ। क्या हुआ? आपसी सामाजिक विभाजन हुआ। किस आधार पर? संघर्ष के आधार पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सांप्रदायिकतावाद क्या है? सांप्रदायिकतावाद क्या है? समझिए, सांप्रदायिकतावाद एक ऐसी मनोभावना है। सांप्रदायिकता जो है एक ऐसी मनोभावना है, मन की भावना है, जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। मतलब समझिए, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि सांप्रदायिकता मानने वाले लोग वैसे होते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए, जो अपने देश के लिए, जो अपने गुरु के लिए, जो अपने सर जी के लिए, अगर उनके बारे में कोई कुछ गलत बोल दे तो तुरंत फट से एक्शन ले लेता है, फट से उसके साथ झगड़ने को तैयार होता है, जान देने के लिए तैयार होता है कि तुम हम इसके बारे में क्यों बोले हो, बोलने वाले कौन होते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। बोला कि बहुत धर्म है, ऐसा है, इंडिया में ही ऐसा धर्म है कि अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए, ऊंचा करने के लिए दूसरे धर्म को अवहेलना कर रहा है, दूसरे धर्म का अवहेलना कर रहा है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र का एक क्या है? एक अवगुण है। जो क्या है? लोकतंत्र का एक अवगुण है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक ये वीडियो का क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड लग जाते हैं। उसके बाद में आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए वो फटाफट लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, देरी नहीं कीजिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची क्या है? सुनिए, वैसी सूची जिसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। बोला गया संघ सूची एक वैसा सूची है जिसमें संघ और राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार दोनों सरकारों के द्वारा कानून बनाया जाता है। संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के सरकार इसमें कानून बनाते हैं, इसमें कानून, समवर्ती सूची में कानून बनाया जाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। बोला गया है कि जिस
सूची में संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। वर्तमान समय में 52 विषय है। मतलब बोला गया है कि समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है? 52 विषय है। जैसे शिक्षा, जनसंख्या एवं वन्य जीव इत्यादि, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बाबू, सांप्रदायिकता सद्भाव का, ठीक है, सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? बोला गया है सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे? देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग समाज को जागरूक करेंगे। क्या करेंगे हम? यानी सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? समाज को जागरूक करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सभी धर्म तो समान है, यानी जितना भी धर्म इस इंडिया में या पूरा विश्व में है, सभी धर्म समान है, सबका वैल्यू समान है, अपने अपने जगह सब समान है, लेकिन उसके लोग मानने वाले लोग अलग अलग हैं, अलग अलग भेदभाव करते हैं। ठीक है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि किसी धर्म का बुराई करो, किसी धर्म का आदर करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्म का समान आदर करना चाहिए। हम सभी लोगों को यह समझना है कि हम सभी भारतवासी हैं। बोला क्या है? हम सभी लोगों को यह समझना है, हम सबको यह समझना है कि हम एक भारतवासी हैं। कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन सिर्फ एक चीज समझना चाहिए कि हम भारत की वासी हैं, भारत का निवासी हैं। बस यही ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ सभी संप्रदाय समान को समान अधिकार दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो है, इस देश में जो है, इस कंट्री में जो है, सभी धर्म वाले को, सभी संप्रदाय वाले को समान अधिकार दिया गया है, किसी को अलग अलग अधिकार दिया गया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखो, भावी समाज, मतलब भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य के बारे में एक टिप्पणी लिखना है। कैसा? संक्षिप्त में। संक्षिप्त का मतलब छोटा सा एक टिप्पणी लिखना है। भावी समाज में लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य के बारे में यह बताया गया है कि भावी समाज लोकतंत्र की पहले जिम्मेवारी लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वास बनाना है। कहने का मतलब यह हुआ, भावी समाज में लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी का उद्देश्य यह है। क्या है? कि इसके बारे में यह बताया गया है। क्या बताया गया? कि भावी समाज लोकतंत्र की पहली जिम्मेवारी, यानी लोकतंत्र की क्या है? एक पहली जिम्मेवारी है। और क्या है? लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना है, यानी लोकतंत्र के प्रति सभी लोग को विश्वास दिलाना है, विश्वासी बनाना है कि लोकतंत्र भी एक है, एक चीज है, एक शब्द है, एक मायने है। लोकतंत्र का मतलब होता है हम किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, वोट देकर चुनेंगे, उसको राजा बनाएंगे, उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, है ना, मुख्यमंत्री बनाएंगे, वही हमारे पर राज करेंगे। जनता का द्वारा चुना गया आदमी जनता पर ही राज करता है। ठीक है, इसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोगों को यह महसूस करना है कि प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। प्रजातंत्र लोकतंत्र हो यहाँ पे, यानी कि उसको ये दिलाना है कि लोकतंत्र जो है एक बेहतर शासन व्यवस्था है। क्योंकि प्रजातंत्र ठीक है, प्रजातंत्र था लोकतंत्र ही होता है। ठीक है, राजतंत्र अलग होता है, प्रजातंत्र को लोकतंत्र ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, बिल्कुल शासन व्यवस्था अच्छा है ये, क्योंकि हम खुद जिसको चाहेंगे उसको हम चुनेंगे सरकार। अब पहले के जमाने में क्या था, एक राजा बन गया, उसका बेटा बनेगा राजा, उसका पोता बनेगा राजा, गलती भी कर रहा उसको सहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अभी नहीं है। अगर एक व्यक्ति अगर गलत किया तो उस पर हम एक्शन लेकर उसको हटा भी सकते हैं अगला चुनाव में।
ठीक है। यानी इसमें सबों को बहुत लाभ मिलता है, यानी कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सभी को बहुत सारा लाभ मिलता है और देखने को मिलता भी है लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पॉइंट है, पैराग्राफ चेंज है। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेदारी सबों को एक समान न्याय प्रदान करता है। बोला गया है लोकतंत्र क्या करता है, सभी को एक समान न्याय प्रदान करता है, ताकि लोगों को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है, ताकि लोग को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव किया ही नहीं जाता है, बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। बोला गया है बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। किसमें भाई? लोकतंत्र में। किसमें? लोकतंत्र में सभी को एक समान न्याय दिया जाता है तथा लोकतंत्र की एक प्रमुख जिम्मेदारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। बोला गया है कि इसका एक प्रमुख जिम्मेदारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर, लोकतंत्र जो है लोग को इतना जागरूक कर दिया है कि राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित कर देता है कि आप भी लोकतंत्र में भाग लीजिए, आप भी चुनाव लड़िए, आप भी राजा बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों के राजनीति में भाग लेने से ही लोकतंत्र का सर्वांगीण विकास होगा। अगर लोकतंत्र में भाग ही नहीं लेगा, चुनाव लड़ेगा ही नहीं, तो लोकतंत्र का विकास कहां से होगा? मान लिया जाए कोई पार्टी जीत गया और उस पार्टी में अगर उसका विरोधी पार्टी अगर नहीं होगा तो समाज का विकास ही नहीं होगा, अपना मनमानी करना चालू कर देगा। ठीक है, इसलिए उसका विरोधी पार्टी होता है तो अगर मनमानी करना चाहता भी है तो मनमानी कर नहीं पाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन डाल देता है कि भाई तुम मनमानी नहीं कर सकते हो, तुम नीति न्याय के साथ काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, अर्थात लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? समझिएगा, इसको हम समझा चुके हैं। लैंगिक का मतलब तो लिंग, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के आधार पर किए जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहा जाता है। लग यह है कि लिंग के आधार पर, स्त्री एवं पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, बेटा और बेटी के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से होता है। आज वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है जा रहा है, जिसमें खान पान के शिक्षा संस्थान, लालन पालन के लिए भी उसको भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन आया था पीछे, क्वेश्चन आया था, धर्म निरपेक्ष राज्य से यह तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ आया, पीछे आया था। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? माने कोई राज्य का कोई एक धर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या होंगे? समान होंगे। नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने के लिए उपासना करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होगा। देखो, नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार, कोई नागरिक है उसको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानना, किसी भी धर्म को वो मान सकता है, उपासना कर सकता है, भूखा रह सकता है, पर्व कर सकता है, त्योहार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक ठोक दीजिए, खटाखट मार दीजिए। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? बोला गया है सांप्रदायिकता जो है लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। कैसे खतरा है समझिए। 2024 से पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में, सांप्रदायिकता से लोकतंत्र को विभिन्न प्रकार से खतरा पहुंचाता है।
नंबर एक, अनेक धार्मिक समुदाय अपनी अपनी प्रमुखता रखना चाहते हैं। सांप्रदायिकता में, लोकतंत्र में सब अपनी अपने धर्म वाले लोग अपनी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी अपनी प्रमुख बातों को रखना चाहते हैं। ठीक है। नंबर दो में क्या है, संप्रदाय के आधार पर राजनीति में लोग गोलबंदी करने लगते हैं। मतलब संप्रदाय के आधार पर, ठीक है, राजनीति में लोग क्या करते, गोलबंदी करने लगते हैं। मतलब एक समाज वाले लोग एक साथ होने लगता है, गोल होने लगता है, मतलब कि एक साथ मिल जाता है। एक धर्म वाले लोग एक साथ मिल जाता है और मिलकर उस समाज को आगे करता है। नंबर तीन क्या है, संप्रदाय के आधार पर लोग राजनीति में हिस्सा, दंगा एवं नरसंहार करवाने लगते हैं। संप्रदाय में क्या करते हैं, राजनीतिक हिंसा करने लगता है कि भाई हमारा जाति ये है, उसको वोट देना, हम आरजेडी के पार्टी आरजेडी को वोट देना, नहीं देगा तुमको मार देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, नरसंहार करना शुरू कर देता है। ठीक है। उपयुक्त विवरणों से अर्थात उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और आ रहा है। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले, समझने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास भेजिए, सबको बताइए, जोड़ने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर लीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। बोला गया है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को जिक्र करेंगे, जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे और क्या स्त्री के साथ में क्या भेदभाव किया जा रहा है, क्या बर्ताव किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बताने जाएंगे और पढ़ने जाएंगे। ठीक है। चलिए, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करते हुए यह बताया गया है कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है। क्या बताया गया है कि भारत में स्त्रियों के साथ बहुत सारा भेदभाव किया जाता है या वे कमजोर स्थिति में है क्योंकि लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में ही यह भावना बैठ जाती है। प्रत्येक माता पिता पेरेंट्स की भावना में बैठ जाता है कि ये लड़का है, इसको अच्छा से लालन पालन किया जाए, इसको शिक्षा दीक्षा अच्छा से दिया जाए, इसको अलग जगह भेज के पढ़ाया जाए और बेटी को पढ़ाने में गार्जियन जो होते हैं दांत अंगुली खड़ते हैं और अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है ना। सरकारी उस स्कूल का भी नसीब नहीं होता है, वो ऐसा गार्जियन है कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल तहत नहीं भेजते हैं क्योंकि ये बेटी है, बेटी पढ़ लिख कर कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कौन सा नौकरी करेगी, अरे कुछ नहीं करने वाली है, ये कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप उसको घर में ही छोड़ दिया जाता है, घर में ही रखा जाता है। ठीक ना। चलते हैं, भावना बढ़ जाती है कि भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होगी। यानी कि उसका गार्जियन का मन में ये बढ़ जाता है कि बच्ची जो है अपने बच्चों का लालन पालन करेगी, आगे चलकर भविष्य में क्या करेगी, गृहस्थी करेगी, घर का काम काज करेगी, इससे आगे क्या कर सकती है वो, यानी इसका माता पिता मानसिक में बढ़ जाता है ये चीज। उसके बाद और इसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन से हो जाता है। मतलब कि इसका पुष्टि जो है श्रम के लैंगिक विभाजन से ही हो जाता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र पर घर के अंदर तक ही होता है। बोला गया है इस के माध्यम से महिलाओं का जो कार्य क्षेत्र होता है घर के अंदर ही होता है। महिलाओं कहाँ तक कार्य कर सकती है, घर के अंदर तक कार्य कर सकती है, उससे बाहर वो कार्य नहीं कर सकती है। ये उनका माता पिता के जिह्वा में बैठ जाता है। ठीक है। वह उनका काम खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई फड़ाई करना, तब बच्चों का लालन पोषण करना इत्यादि है। बोला गया है कि लड़कियों का काम क्या होता है, खाना बनाना होता है, बच्चों का लालन पालन करना होता है, अब बच्चों को देखभाल करना होता है, जहां तक सिलाई बुनाई करना होता है, अब बच्चों का लालन पालन करना होता है, प्लस में कपड़ा साफ करना होता है। हालांकि पुरुष भी इन कामों को आसानी से कर सकता है, लग गया है, लेकिन इस काम को तो पुरुष भी आराम तरीके से आराम ढंग से कर सकते हैं। लेकिन पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा बैठ चुका है कि औरतों का जन्म इन कार्यों को ही करने के लिए हुआ है।
यानी पुरुष के दिमाग में यह बैठ जाता है कि ये काम करने के लिए सिर्फ स्त्री का जन्म हुआ है, हालांकि काम के बदले जहां पैसा मिलता है वहां पुरुष इन कामों को खुशी खुशी करते हैं। बोला गया है कि अगर इस काम के बदले में अगर पैसा मिलता है तो इस काम को करने के लिए पुरुष खुशी खुशी इस काम को कर लेता है, ठीक ना। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव या वह कमजोर स्थिति में है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थितियां क्या है। देखो यानी बोला गया है भारत की जो विधायिका है उसमें महिलाओं का क्या प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है उसके बारे में वर्णन करना है। भारत में विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि महिलाएं आज भी विधायिकाओं में सही ढंग से सौभाग्यता नहीं निभा पा रही है। बोला गया है कि अभी भी स्त्रियां जो है, भारत की स्त्रियां विधायिकाओं में सौभाग्य पूर्वक वो यानी अपने ढंग से वो को चला नहीं पा रहे, निभा नहीं पा रही है, ठीक है। जैसा कि इस बारे में यह बताया गया है कि भारत में लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 59 हो गई है, फिर भी इसका प्रतिशत 11% के नीचे ही है। इसका कारण यह है कि महिलाएं आज भी जो है सही ढंग से अपना प्रतिनिधित्व नहीं निभा पा रही है, यानी महिलाएं आज भी राजनीति से दूर ही नजर आ रही है। बोला गया है कि महिलाएं जो है अभी भी जो है वर्तमान में भी जो है बहुत दूर नजर आ रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि सरकार ने तो लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि कर दी है, लेकिन महिला के भाग ने ना लेने के कारण आज भी महिलाएं विधायिकाओं में पिछड़ी हुई दिख रही है। बोला गया कि महिला इसमें भाग नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि हम घर के कामकाज के लिए जन्म लिए हैं, तो क्यों जाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, हम यहीं बैठकर कामकाज करेंगे अपना। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यानी कि कमी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं। देखिए बाबू, आज जो क्लास ले रहे हैं मेरी तबियत बहुत खराब है, ठीक है, लेकिन तो पर भी आप लोग क्लास ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो सर तबियत खराब के साथ जो क्लास ले सकते हैं तो आप लोग शेयर तो कर सकते हैं, बटन तो टिप सकते हैं ना, शेयर कर दीजिए, ठीक है। भारत में अमीर गरीब ऊंच नीच इत्यादि के आधार पर जातिगत असमानताएं जारी हैं। सही बात है भाई, भारत में जो है जातिगत व्यवस्था जो है ऊंच नीच के आधार पर बांटा गया है, असमानता को देखा गया है, गरीब अमीर पर असमानता देखा गया है, यहाँ तक गोर कार में भी असमानता देखा गया है, यहाँ तक लिंग के आधार पर भी असमानता देखा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अमीर गरीब के बीच गहरी खाई बनी हुई है, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच इतना बड़ा खाई है कि गरीब उस खाई को पार ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ अमीर लोग गरीबों के प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं, यानी जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गरीब के प्रति सही व्यवहार नहीं करते हैं, गरीब को सताते हैं, तो गलत ढंग से उपयोग करते हैं। वह गरीबों को निम्न समझते हैं, यानी छोटा या कमजोर समझते हैं, वह गरीबों को महत्व नहीं देते। सही बात है भाई, क्योंकि गरीब को निम्न समझता है, अमीर लोग जो है गरीब को बोलता है ये गरीब है, लाचार है, नहीं काम करे कहां जाएगा, भूखा मरेगा, इसको आना ही पड़ेगा मेरे पास में, ठीक है। और गरीब बेचारा लाचार के कारण उसके पास जाना ही पड़ता है, और उसको क्या शोषण किया जाता है, तो उसको 8 घंटे काम करने की जगह 12 घंटा काम करवाता है, 14 घंटा काम करवाता है, अब पैसा वही 8 घंटा का ही मिलता है, वो भी 8 घंटा का नहीं मिलता है सही जोड़कर। ऐसा शोषण किया जाता है इस भारत देश में। नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
इसके साथ ही साथ भारत में जातिगत के कारण ऊंच नीच की असमानताएं जारी है। मतलब कि इसके साथ में क्या गरीब के कारण तो है ही, जाति के आधार पर भी ऊंच नीच देखा गया है। जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं तो उसको नीच कैटेगरी की जाति माना गया है, जो उच्च कैटेगरी के लोग हैं उसको उच्च कैटेगरी का लोग माना गया, जाति माना गया है। जातिवाद के कारण कुछ लोग अपने को श्रेष्ठ समझते हुए दूसरों के प्रति छुआछूत की भावना बनाए हुए हैं। हाँ बाबू, सही बात है कि जातिवाद के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को छुआछूत मानता है। भाई तुमसे भिड़ेंगे, हमारा हड्डी छुआ जाएगा, हमारा सर छुआ जाएगा, इसलिए तुम हमसे फर्क रहो, हमसे फर्क बैठो, है ना। ऐसा ये इस देश में है। ठीक है, चलते हैं। यानी वे एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना बनाए हुए हैं। यानी वे क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना बनाए हुए हैं। इससे आपस में द्वेष की भावना बनी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत में विभिन्न तरह की जातिगत असमानताएं जारी है। बोला गया कि हम जानते हैं कि भारत में इस तरह से विभिन्न प्रकार की जातिगत असमानताएं जारी है। तो एक बार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब लोग शेयर कर दीजिए और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे के निशान पर क्लिक भी कर दीजिए। जो लाइक नहीं किए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाफट ठोक दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। बोला गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो अनेक प्रकार के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। कैसे, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने के लिए प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे किसी भी तरह के टकरावों का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। यानी कि इसमें ऐसा अपना गुण बना लेता है, ऐसा कर लेता है कि किसी से टकराने की जरूरी पड़े या विस्फोट करने की जरूरी पड़े या हिंसक लेने की जरूरी पड़े तो आराम से ले सकता है। समाज में विभिन्न समुदायों के बीच थोड़े बहुत टकराव होते रहते हैं। बोला गया है समाज के बीच में जो है थोड़े बहुत टकराव तो होते ही रहता है। इन टकरावों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। बोला गया इस टकराव को भविष्य में भी खत्म नहीं किया जा सकता है। भविष्य में ये टकराव दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जाएगा, कम होने वाला नहीं है, परंतु इन्हें कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। बोला इस टकराव को कम करने के लिए हम प्रयास तो कर सकते हैं, भले इसको पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर सकते लेकिन इसको कम कर सकते हैं। जैसा कि एक दूसरे का आदर करना तथा आपसी सामंजस्य स्थापित करना। बोला गया है कि एक दूसरे का अगर आदर करना शुरू कर दे, एक दूसरे को सम्मान देना चालू कर दे तो टकराव होगा ही नहीं। अगर कोई किसी ने एक लपड़ मार दिया तो इस गाल को भी अगवा दो भाई, इसमें भी मार लो, है ना। इस गाल में मार लिया तो इसमें मार दो, इसमें भी मार लो, इससे क्या होगा समझेगा, अरे भाई इसको मारने तो इनको गुस्सा क्यों नहीं किया, फिर दूसरा गाल अगवा दिया तो तुमसे सलाह हो जाएगा। तो भाई बात क्या है, दूसरा गाल भी अगवा दिया तो आपसे सलाह हो जाएंगे। ठीक है। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लोकतंत्र के लिए सह जरूरी है, यह जरूरी होगा, यह जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लग गया कि बहुमत के आधार पर अर्थ पर क्या होना चाहिए, धर्म, नस्ल अथवा भाषाई के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग
और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। इस तरह के बहुमत वाली सरकार ही सामाजिक विविधता को संभालती है और उसके बीच सामंजस्य बैठाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये होता है कि फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और अलग अलग समूह में बहुमत निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग लोग जीत सकता है और बहुमत हो सकता है। इस तरह के बहुमत वाली सरकार ही सामाजिक विविधता के संभालती है, संभालती आ रही है और संभालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, 5 में यह है, सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखें। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारण को लिखें। जो 4 कारण इसके बारे में बताना है। सांप्रदायिकता के 4 प्रमुख कारण निम्न इस प्रकार हैं। पहला कारण क्या है, सुनिए। पहला कारण यह है कि एक धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न तथा परस्पर विरोधी होना। देखिए समझिएगा, अगर कोई 2 धर्म वाले लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं वो धर्म उसको अच्छा लगता है और दूसरे धर्म को बुराई वो करता है, यानी उसका नियम कायदा कानून सब अलग अलग होता है। वो यहाँ बोला गया है कि एक धर्म के अनुयायियों के लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों के लौकिक हित बिल्कुल भिन्न हो। दोनों का लौकिक क्या होता है, अलग अलग होता है और दोनों आपस में क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। ये इसका विरोधी कर रहा है कि ये धर्म अच्छा नहीं है, वो बोल रहा है वो धर्म अच्छा नहीं है ना। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में ये कह रहा है कि एक दूसरे के धार्मिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अंतर का विरोध का होना। मतलब ये है कि दोनों में क्या है, धार्मिक अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, नियम अलग अलग है, कायदा नियम अलग अलग, कानून अलग अलग है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप भी अंतर होता है और दोनों में क्या होता है, विरोध तो होना ही होना है। नंबर 3 में क्या है, अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित करना। यानी कि अंग्रेज के द्वारा जो नीति बनाया गया, फूट डालो और शासन करो, इसमें क्या है, नीति द्वारा खास धर्म को प्रोत्साहित किया गया। नंबर 4 में है कि राजनीतिज्ञों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए, बोला गया है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए विशेष धर्म को बढ़ावा देना। तो कोई अगर एक राजनीतिक दल है या लोग है तो वो क्या करते हैं, किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है। इस धर्म को हम अगर बढ़ावा देंगे तो हमको इस धर्म वाले लोग वोट देंगे, क्या करेंगे, वोट देंगे, फिर उसको बढ़ावा देते हैं। वह सामाजिक विभेदकारी तत्वों को प्रश्रय देते हैं। प्रश्रय देना मतलब बोला गया है कोई भी सामाजिक को भेदकारी तत्वों को क्या करते हैं, वो प्रश्रय देते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में यह है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर एक टिप्पणी लिखें। बोला गया भावी समाज में जो लोकतंत्र है, भावी समाज में जो लोकतंत्र की जिम्मेदारी है और उसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, छोटा सा टिप्पणी लिखना है। देखिए, भावी समाज में लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेदारी है। बोला गया है कि ये भावी समाज जो है उसमें लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। वो विशेषता क्या है और उद्देश्य के बारे में यह बताया गया है। बोला इसके बारे में यह बोला गया है, कहा गया है कि भावी समाज लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना होता है। पहला नंबर क्या, भावी समाज में जो होते हैं लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी क्या होता है, लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी ये होता है कि लोगों को लोकतंत्र के प्रति विश्वासी बनाना होता है। विश्वासी दिलाता है कि नहीं भाई हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा करेंगे हम, और उसके ऊपर विश्वास करता है तो लोग उसको चुनता है, उस लोग को चुनता है तो प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, लोगों को यह महसूस करना है कि प्रजातंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। यानी लोगों को यह महसूस होने लगता है क्या कि प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र जो है एक अच्छा शासन प्रणाली है। क्या है, अच्छा शासन प्रणाली है, यानी इसमें सबों को बहुत लाभ मिलता है। इसलिए भावी समाज से क्या होता है, लोगों को
अच्छा लाभ मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, नहीं क्वेश्चन नहीं है, इसी का पॉइंट है। इसके साथ ही साथ लोकतंत्र की प्रमुख जिम्मेवारी सबों को एक समान न्याय प्रदान करना है, ताकि लोगों को यह पता चले कि लोकतंत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है। बोला गया है कि लोगों को ऐसा जिम्मेदारी देना है, जिम्मेवारी देना है कि लोग को लगे कि लोकतंत्र में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, बल्कि सबों को एक समान न्याय दिया जाता है। यानी कि उसको, लोग को लगे, जनता को लगे कि सभी के साथ में समान भेदभाव किया जाता है, समान वार्तालाप किया जाता है, ऐसा लोगों को लगने लगता है। तथा लोकतंत्र की एक प्रमुख जिम्मेवारी और उद्देश्य यह है कि लोकतंत्र लोगों को जागरूक कर राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। बोला गया है कि लोकतंत्र एक ऐसा जिम्मेवारी उद्देश्य है कि उसमें लोगों को प्रेरित कर भाग लेने के लिए मजबूर कर दिया, यानी प्रेरित हो जाता है कि भाई हम भी लोकतंत्र भाग लेंगे, हम भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम भी जीतेंगे, हम भी एक नेता बनेंगे। क्योंकि लोगों को राजनीति में भाग लेने से ही लोकतंत्र का सर्वांगीण विकास होगा। अगर राजनीति में लोग भाग नहीं लेगा, लोकतंत्र का बिल्कुल विकास ही नहीं होगा। भाग लेगा, जीतेगा तो ही उसका विकास हो सकता है, संभव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो फटाफट लाइक कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और शायद दीर्घोत्तरीय का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इतना बारीकी ढंग से हम पढ़ाएंगे कि पॉइंटेड भले आपको लगेगा कि सर कितना बड़ा पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पढ़ लीजिएगा इसको तो आप आराम से सब चीजों को समझ सकते हैं। समझिएगा, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से बताइए। सुनिए, बोला गया है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, जहां पर किसी भी धर्म को मानने के लिए मनाही ना हो। जिस देश में कोई भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए कोई नियम कानून नहीं है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं, प्रावधान से यह सुनिश्चित होता है, नियम से यह सुनिश्चित होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। क्या सुनिश्चित होता है कि भारत एक क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, जहां सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और जहां पर सभी नागरिक को क्या होगा, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा। मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई मनाही नहीं है, और राज किसी एक विशेष धर्म के पक्ष में नहीं होगा। मतलब ये राज जो होगा किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होगा, सभी धर्म के पक्ष में होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार किसी धर्म विशेष का समर्थन या विशेष विरोध नहीं करेगी। मतलब सरकार जो है किसी धर्म का विशेष समर्थन भी नहीं कर सकता है, ना ही किसी को कम कर सकता है, सभी का समर्थन समान रूप से करेगा। इसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहते हैं, और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा। आइए संविधान में दिए गए प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, संविधान में जो दिया हुआ विचार है उसी को हम लोग विस्तार, प्रावधान जो दिया हुआ उसी पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, पहला चीज क्या है, पहला क्या है, प्रस्तावना है। देखिए पॉइंट गलत लिखा गया है, समझ में क्या रखिएगा, या रोमन में हो, रोमन ने डाले हैं, ये रोमन में है, ठीक है। तो प्रस्तावना में क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 ईस्वी में 42वें संशोधन में।
संविधान का जब 42वें संशोधन हो रहा था उस समय इसको जोड़ा गया है ना, यानी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। यह शब्द यह सुनिश्चित करता है कि भारत का राज्य धर्म से निरपेक्ष रहेगा। बोला गया है कि भारत का जो राज्य रहेगा धर्म से निरपेक्ष रहेगा, वो कोई धर्म को मानने की मनाही नहीं करेगा, ठीक है। और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। और क्या करेगा? सभी धर्मों का सम्मान करेगा। पैराग्राफ चेंज करेंगे। यह राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को रेखांकित करता है, जहां किसी एक धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाएगा। बोला गया है कि यह राज्य को के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को रेखांकित करता है, जहां किसी एक धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाएगा, यानी सभी को समान माना जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में संविधान के बारे में, समानता के बारे में क्या बोला गया है? तो अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है, यह बताता है, यह नियम है कि राज्य सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करेगा। बोला अनुच्छेद 14 कहता है कि इस राज्य जो है सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार करेगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करेगा। तो कोई भी अगर भेदभाव हो रहा है समाज में उसको सरकार समाप्त करेगी। इस प्रकार राज्य धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। बोला गया है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य जो है धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है बउआ? देखिए अगला पॉइंट ये है अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव के निषेध का अधिकार। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। बोला गया है कि अनुच्छेद 15 में कि इसके तहत ये बताया गया है कि किसी भी राज्य का नागरिक हो धर्म, जन्म स्थान, जाति, लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये नहीं कि तुम फलना जात से तुम हमसे अलग रहो, ऐसा नहीं कर सकता। ये संविधान में लिखा हुआ है, यानी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर भेदभाव करते हैं तो आप दोषी कहलाएंगे। सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता, यानी सभी जगह रोजगार में अवसर की समानता है। चाहे यूपी चले जाओ वहां भी समानता, माने रोजगार के लिए समान अधिकार है। एमपी चले जाओ वहां भी समान अधिकार है। बिहार में रहो समान अधिकार है, ठीक है। देखिए हमारे बिहार सरकार जो किए हैं बीपीएससी ट्री में जो किए हैं, है ना, कि सारे पूरे इंडिया वाले को दे दिया, भर दिया बिहार में, और अदर स्टेट वाला ऐसा कर ही नहीं रहा है ना। अदर स्टेट वाला यहाँ बिहार में आ गया है, इधर सब झाल बजा रहा है। तो ये क्या है? सार्वजनिक रोजगार के अवसर हैं। यह लिखा गया है अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर दिए जाने की गारंटी दी है। यानी अनुच्छेद 16 में क्या बोला है कि सभी को समान अवसर देने की गारंटी मेरे पास में है, ठीक है। अनुच्छेद 16 बोल रहा है और इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान समझिएगा। यह है अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। बोला गया है कि अनुच्छेद जो 25 है ये क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर हम हिंदू हैं तो मुसलमान धर्म को नहीं मान सकते, इस्लाम धर्म को नहीं मान सकते। मेरा मर्जी हम मान सकते हैं, कोई रोकने वाला हमको नहीं है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपने धर्म का पालन, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। माने कोई भी लोग, अगर हम चाहें तो हम हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हमको रोकने वाले नहीं है। अगर रोकते हैं तो उसको दोषी हम करार कर सकते हैं। जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था
नैतिकता और स्वास्थ्य के अनुरूप हो तो यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म को नियंत्रित नहीं करेगा, बल्कि सभी को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, बोला गया है इसमें कि बल्कि सभी धर्म वाले को अपने अपने आस्था को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है अनुच्छेद 26 25 हो गया, 26 क्या, देखो 26 में यह है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थानों का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र संचालन करने का अधिकार दिया गया है। बोला गया है कि इस अनुच्छेद 26 में बोला गया है कि आप किसी भी धर्म समूह को हो तो अपने धार्मिक मामलों का स्वतंत्र संचालन करने का अधिकार दिया गया है कि आप अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से संचालन कीजिए, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका उद्देश्य धार्मिक संगठनों को उनके आंतरिक मामले में राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नेक्स्ट पॉइंट 7वां है अनुच्छेद 27 धार्मिक करों का निषेध। इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो विशेष रूप से किसी धर्म या धार्मिक गतिविधियों को प्रचार प्रसार के लिए हो। अगर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई बाध्य नहीं बन सकता है। अगर बाध्य बनता है तो अनुच्छेद 27 के तहत उसको हम प्रावधान कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि राज धर्म से आर्थिक रूप से भी निरपेक्ष रहे हैं। चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद क्या है, 28 है, अनुच्छेद 28 है धार्मिक शिक्षा का निषेध। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य द्वारा वित्त शोषित या चलाए जा रहे शिक्षा संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारा है, ठीक है, 10 है और 11 ये है, 12 है, तो हम बहुत पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सब हम लिखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा सा लिखते हैं। चलते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होगा। भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रावधान किए। बोला गया है कि भारतीय संविधान ने धार्मिक निरपेक्षता की अवधारणा को केंद्र में रखते हुए क्या किए हैं, विभिन्न प्रावधान किए, विभिन्न नियम बनाए हैं। क्या बना है कि जो यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। बोला है कि अगर राज्य है, कोई देश है, तो कोई एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकता है, वो सभी धर्म को बराबर मान्यता देगा और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो जितना भी नागरिक है सभी का क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति है। आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। यह प्रावधान भारतीय समाज में धार्मिक सौहार्द और समानता को बनाए रखने में सहायक है और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बोला गया ये धर्मनिरपेक्ष जो है ये क्या करते हैं, भारत में एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक होते हैं। चलते हैं, देखिए अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 में है, उतना कोई खास पूछता नहीं है इससे, तो थोड़ा बहुत है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बोला गया है कि भारत में जो है कहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल या राज्यसभा में। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि भारत में जो महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में दिया है। कहां दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं है? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी सीमथ एवं जॉन कार्लोस जेड गुड्डी। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर जो है, ये व्यक्ति जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है वो कौन है? जेड गुड्डी है। कौन है? जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि सांप्रदायिक राजनीति किस प्रकार पर आधारित है? मतलब एक हिंदू धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ में रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, अब बोला है सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है। अब ये है क्या, समझिएगा कि यहाँ लोग क्या चाह रहे हैं। यहाँ लोग चाह रहे हैं कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, एक धर्म वाले दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी बात सब जो है सांप्रदायिकता के विरुद्ध है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? बोला गया है कि भारतीय संविधान में जो है क्या सही लिखा गया है भारत के बारे में। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है, महिलाओं में मतदान के अधिकार का अभाव है। देखो समझिएगा, यह धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है, ये नहीं होगा। यह लोगों को कोई भी धर्म मानने की मनाही नहीं, मैंने आजादी नहीं देता है, यानी कोई भी धर्म मानने की आजादी, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। महिलाओं में मतदान का अधिकार का अभाव, ये भी गलत बोला है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कौन? भारतीय संविधान। धर्म के आधार पर मनाही है, जाति के आधार पर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? सांप्रदायिक राजनीति आधारित है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है वो किसके ऊपर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है वो धर्म के ऊपर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा है? बोला गया है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बोला धर्म जो है राजनीति का एक पहलू है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। किसने कहे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। ये बोलने वाले कौन है? ये बुढ़ा साहब महात्मा गांधी जी बोलने वाले हैं कि हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है 50%, 40%, 10%, 20%। तो कृषि कार्य करने में महिलाओं की जो भागीदारी है, भागीदारी 40% है और 60% पुरुष की भागीदारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? प्रो मार्शल कौटिल्य, प्रो पिगू वेदव्यास। समझिएगा, तो अर्थशास्त्र जब नामक पुस्तक लिखा गया है वो किसने लिखे थे? तो लिखने वाले कौटिल्य थे। कौन थे? अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन थे? कौटिल्य थे। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने हुए हैं? देखिए, ये चुने गए हैं, यानी एनक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए थे या चुने गए हैं? तो देखिए, पोलैंड का, चिली का, घाना का, मेक्सिको का। तो एनक्रुमा जो है घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? कि कौन सा समुदाय है जो ब्रुसेल्स में अपना बहुमत का गठन कर दिया है? फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय,
डेनिश भाषी समुदाय। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बउआ डच भाषी समुदाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डच भाषी समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। बोला गया है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण कहते हैं, समानांतर वितरण कहते हैं, उर्ध्वाधर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। सरकार के उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी के बीच में जो समानता या भेदभाव दिखाया गया, विभाजन जो किया गया है उसमें ऊर्ध्वाधर वितरण दिखाया गया है। दिखाया गया है ऊर्ध्वाधर वितरण को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? और नेपाल के कौन सा राजा थे जो प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया था, उसको अस्वीकार कर दिया था? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजा वीरेंद्र होगा, गिरजा प्रसाद कोइराला होगा, या राजा ज्ञानेंद्र होगा, या राजा महेंद्र होगा। तो इसका जो आंसर होगा राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। क्या जाएगा? राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बोला गया समकालीन विश्व में जो है सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? राजतंत्र है, सैनिक शासन है, अधिनायकवाद है, या लोकतंत्र है? समकालीन विश्व में सरकार का जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो क्या है? वो लोकतंत्र है। वो क्या है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बउआ रे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर जानने से पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या करना है? छोटी सी काम बता रहे हैं, एक बटन टिपने की बता रहे हैं, शेयर कर देना है। इतना लोगों को भेज दीजिए इसको ना, ये लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से लगाव रखना, अलगाववाद, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता। तो निम्न में जो है क्या क्षेत्रवाद की भावना को कुपरिणाम दर्शाता है? वो कुपरिणाम दर्शाने वाले जो है वो अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? सॉरी गलती बोल दिखा। निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो है बेल्जियम, उत्तरी आयरलैंड, बोलीविया, नेपाल। तो ये सामाजिक विभाजन का जो आधार भाषा है वो कहाँ है? बेल्जियम में। कहा है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? 1975 में, 1978 में, 1980 में, 1985 में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया वो कब किया गया? 1975 ईस्वी को। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भेजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय। चलिए।